जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आई एम सपना। वेलकम टू कंपटीशन साला। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रही थी यूपी ट्रिपल एस सी पेट का, तो कुछ लोगों का कमेंट भी आया था कि प्रैक्टिस सेट कराइए। तो दोस्तों, मैं सिर्फ आपके मैं देर से आई हूँ यूट्यूब पे, पर आप लोगों के पेट के एग्ज़ाम के कारण ही मैं और जो कंटेंट है मेरे यूपी पीसीएस और आर ओ से के रिगार्डिंग जो मेरे कंटेंट हैं वो मैं अभी नहीं ला रही हूँ, क्योंकि मेरी प्रतिबद्धता आप सभी के लिए है। जितने दिन से मैं हूँ, तो मेरी प्रतिबद्धता आपके लिए है कि एग्ज़ाम होने के पहले तक मेरे से जितना हो पाए मैं आप लोगों के लिए कंट्रीब्यूट करूं। उसके बाद ही मेरी अन्य जो तैयारी है वो मैं कराऊंगी। तो अभी आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ाई करिए, अपनी तैयारी को धार दीजिए। जो आपके पास जो 4-5 दिन बचे हैं, बिना किसी प्रेशर और डर के बस अपनी तैयारी जो आप पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस सेट कर रहे हो, प्रैक्टिस सेट मुझे लगता है ज़्यादा सही रहेगा। इन 4-5 दिनों में आप अच्छे से प्रैक्टिस सेट कर लीजिए, क्योंकि उसमें वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। तो बस उन्हीं को पढ़िए। जीएस, हिंदी से रिलेटेड करंट अफेयर्स सभी का समग्रता होती है उसमें। इस वजह से आप बस वही मेरे हिसाब से, और जो आप अपने नोट्स बनाए हो वो रिवीजन करिए और जो प्रैक्टिस सेट लगाइए। फिर मिलते हैं आगे। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। एलएसी जो है वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किसके बीच एक प्रभावी सीमा है? तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वास्तविक नियंत्रण रेखा, वो भारत और चीन के बीच एक सीमा रेखा है, जो नेशनल डिमार्केशन जो है लाइन है। और ये चाइना टेरिटरी और इंडियन टेरिटरी को सेपरेट करने का काम करती है। तो लद्दाख वाला रीजन जो हमारा है इंडिया का, और चाइना का जो अक्साई चीन है, जिसने चाइना ने ऑक्यूपाइड कर लिया था हमारे इंडिया के रीजन को, तो वो अक्साई चीन कहलाता है। तो इनके बीच में एक एलएसी रेखा है। और भारत और चीन के मध्य जो टोटल सीमा रेखा है वो कितनी है? 3488 किलोमीटर रेखा जो है वो भारत और चाइना के मध्य में है। और कितने स्टेट से भारत और चाइना की सीमा लगती है? तो हमारा पहला लद्दाख हो गया, सेकंड हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया, थर्ड हमारा उत्तराखंड हो गया, फिर सिक्किम हो गया, देन अरुणाचल प्रदेश। तो कितने स्टेट से जो वो गुजरती है? तो टोटल हमारी जो है 5 स्टेट से चाइना की सीमा भारत की इतने 5 स्टेट से लगती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें चाइना राइट ऑप्शन हो जाएगा। मट्टनचेरी महल कहाँ स्थित है? तो मट्टनचेरी महल जो है ये केरल में स्थित है। मट्टनचेरी जो महल है वो केरल में स्थित है। इसे क्या कहते हैं? इसको डच पैलेस के नाम से जानते हैं। इसको इतना ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है, फालतू में इतना, वैसे भी हम लोग के पास टाइम कम है। तो जहाँ पे लगेगा कि हाँ मोर डिस्कशन की ज़रूरत है, एडिशनल डिस्कशन की ज़रूरत है, मैं वहाँ पे वो ज़रूर उसको डिस्कस कर दूँगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता निम्न में से किसको मिलाकर बनती है? मतलब जो हमारा इकोसिस्टम वाला है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता और सकल प्राथमिक उत्पादकता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को जो है नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है। जो हम लोग वो चीज़ें, जैसे हम लोग उपभोक्ता हैं, हम लोग कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं, तो वो हमारे उपभोक्ता जो कंज्यूमर हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए, मान लीजिए हमने कोई चीज़ ली हमारे साथ, जैसे मान लीजिए हमने फ्लिपकार्ट से कोई ऑर्डर लिया, हमारे साथ धोखाधड़ी हो गई, सामान अच्छा नहीं, वो रिटर्न नहीं कर रहे, पैसे वापस नहीं कर रहे, तो वो सारा जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए अधिकार, इसीलिए उनको वो प्रोटेक्शन राइट मिला हुआ है। तो इसलिए हम उसका डे मनाते हैं। भारत में प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। और अगर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की बात की जाएगी तो 15 मार्च को। अगर नेशनल कंज्यूमर डे की बात की जाएगी तो 24 दिसंबर। अगर वर्ल्ड कंज्यूमर डे की बात की जाएगी तो 15 मार्च को। तो 24 दिसंबर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय उपभोक्ता की बात की जा रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ललित कला अकेडमी किस क्षेत्र का एक शीर्षस्थ सांस्कृतिक सरकारी संस्थान है? तो ललित कला अकेडमी जो है विजुअल आर्ट्स का एक सांस्कृतिक संस्थान है। विजुअल आर्ट्स मतलब जो दृश्य कला होती हैं उसका एक शीर्षस्थ संस्थान है। और इस संस्थान की स्थापना 1954 में हुई थी। ललित कला अकेडमी की स्थापना 1954 में हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये यूपी स्पेशल में हमारा क्वेश्चन बन सकता है। तो ललित कला अकेडमी 1954, ये हमें बताना है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। विक्टोरिया मेमोरियल तो पश्चिम बंगाल में, कौन से इसमें मैच कर रहा है ये बताना है। तो विक्टोरिया मेमोरियल तो हमारा हवा महल जयपुर में है। विक्टोरिया मेमोरियल हमारा वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में है। नालंदा हमारा बिहार में है। लाल किला हमारा उत्तर प्रदेश दिल्ली में है। तो इसमें देखिए कौन सा सही है। इसमें हमारा मुझे लगता है बी सही है, बाकी तो सारे गलत हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कर्म योद्धा ग्रंथ निम्न में से किसके जीवन पर लिखा गया है? तो कर्म योद्धा ग्रंथ जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के मतलब उनकी बायोग्राफी उनके जीवन पे बेस्ड है। तो कर्म योद्धा जो है मोदी जी के उस पर, और इस पुस्तक का विमोचन 2020 में जो गृह मंत्री हैं वो अमित शाह जी ने किया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कर्म योद्धा ग्रंथ का जो ये बायोग्राफी जिनकी किसकी लाइफ पे बेस्ड है, तो वो नरेंद्र मोदी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? तो ये देखिए यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है। तो सुचेता कृपलानी जो थी भारत के किसी भी राज्य की, किसी भी भारत के किसी भी स्टेट की वो पहली मात्र एक ऐसी मुख्यमंत्री थी जो सबसे पहले वो फीमेल मतलब सीएम बनी थी। इसके पहले कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी थी। तो यूपी मात्र एक ऐसा राज्य है जहाँ पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। तो वो सुचेता कृपलानी जी जो थी वो पहली मुख्यमंत्री बनी थी। और इसके पहले मतलब इसके पहले 1963 के आसपास वो सीएम बनी थी, सीएम के पद पे उन्होंने आई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यूपी। व्हाइट रिवॉल्यूशन संबंध किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का जो संबंध था वो दूध से है। तो भारत में श्वेत क्रांति का जो जनक है वो वर्गीस कुरियन को माना जाता है, जिन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इसके बारे में बस इतना ही जानना है। और इसमें देखिए जैसे कि आनंद और ये जो सहकारी दुग्ध उत्पादक आनंद है, तो इसकी आधारशिला रखने का श्रेय इन्हीं को जाता है। जो आनंद देखिए हरियाणा में हमारा है ना, सबसे बड़ा वहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन होता है। तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दूध। और जहाँ पे दोस्तों कभी कभी होता है ना, बोलते कुछ हैं और निकल कुछ, बोलते कुछ मतलब दिमाग में हम कुछ सोचते हैं, कुछ बाई एरर मतलब बाई मिस्टेक कुछ वैसी चीज़ें हो जाती हैं, तो उसके लिए माफ़ करिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? तो जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता जो है वित्त मंत्री करते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारे होते हैं वो जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा केंद्रीय वित्त मंत्री। अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज पर व्यापारिक बैंकों को उधार देती है उसे कहा जाता है। तो जो आरबीआई वाणिज्यिक कॉमर्शियल बैंकों को जो कम अवधि के लिए जो उधार देती है उसको रेपो दर कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रेपो रेट। इन सब के बारे में फिर अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप लोग पेपर दे लीजिए, उसके बाद जब मेरे से जुड़े रहेंगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र का अंश बढ़ता है। कैसे बढ़ता है कि अर्थव्यवस्था में जो तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाता है। जैसे मान लीजिए हमारी इंडिया की इकॉनमी ऐसे ही तो है, हम बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी इंडिया है। क्योंकि हमारा अगर देखा जाएगा तो कृषि प्राइमरी सेक्टर और ये जो सेकेंडरी सेक्टर है, प्राइमरी जैसे कृषि हो गया, कृषि खनन पशुपालन ये जो होते हैं ये हमारा प्राइमरी में आ गया। सेकेंडरी में हमारा जो होता है प्रोडक्शन, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि जैसे मान लीजिए हम गेहूं की खेती करते हैं तो हमारा प्राथमिक में आ गया प्राइमरी सेक्टर में। सेकंड में हमने बिस्किट बना लिया, ठीक है, हमने एक इंडस्ट्री छोटी मोटी बना के उसकी बिस्किट बना लिए, तो वो हमारा सेकेंडरी हो गया क्योंकि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। थर्ड में क्या होगा, मान लीजिए उसी बिस्किट को हम अदर कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा तृतीय सेक्टर हो जाएगा। अब पता चल रहा है हमने तो हम खेती कर नहीं रहे हैं, प्रोडक्शन हम कर नहीं रहे हैं, बस हम सर्विस सेक्टर में आ गए हैं। तो ये कोई अच्छी मतलब सिम्टम्स अच्छे नहीं माने गए हैं किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि हमको प्रोडक्शन भी मोर एंड मोर करना है। लेकिन हमारे यहाँ सेवा क्षेत्र में ज़्यादा वो हो रहा है। लेकिन जैसे मान लीजिए अदर कंट्री है, बहुत सारे जो डेवलप्ड देश हैं, तो वो उनका सर्विस सेक्टर ज़्यादा अच्छा होता है। हमारे यहाँ भी सर्विस सेक्टर अच्छा है, पर हमें प्रोडक्शन भी मोर एंड मोर करना है। आइए बहुत डीप में नहीं जाते हैं, बस थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो इसमें बढ़ता है, तो ये ऑप्शन है बढ़ता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना निम्न में से किन्हें बीमा रक्षक प्रदान करता है? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो हमारी शुरू हुई थी 2016 में शुरू हुई थी। इस योजना में क्या था कि रबी और खरीफ की दोनों फसलों को शामिल किया गया था। इसमें क्या था कि खरीफ की फसलों जो किसानों को अधिकतम प्रीमियम 2% और रबी फसलों के लिए 1.5%, ये सारे और बागवानी फसलों के लिए 5% वार्षिक देय होगा। ये सब पीसेस लेवल के क्वेश्चन इतने डीप बनेंगे, लेकिन आप लोगों को सिर्फ इतना जानना है कि कितनी फसलों के लिए, तो आप रबी और खरीफ फसलों के लिए, हाँ अगर थोड़ा बहुत अगर आपको पता है तो अच्छी बात ही है। रबी फसलों को, जो रबी और खरीफ दोनों फसलों को बीमा सुरक्षा दी जाती है। और रबी की जो फसल होती है उसमें 2%, खरीफ की जो फसल है उसमें 2% और रबी की फसलों के लिए 1.5%, और जो बागवानी हमारी कॉमर्शियल क्रॉपिंग होती है उसके लिए 5% है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किस भौतिक राशि का सीमेंस में मापन किया जाता है? तो विद्युत चालकता में जो है, विद्युत चालकता का ये जो सीमेंस है वो विद्युत चालकता का मात्रक है। विद्युत चालकता की व्युत्क्रम राशि को विद्युत प्रतिरोधकता भी कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विद्युत चालकता। प्रोटीनों का निर्माण जो है, प्रोटीनों का निर्माण किससे होता है? तो ये अमीनो अम्ल, क्योंकि प्रोटीन के निर्माण में अमीनो एसिड का होना जरूरी होता है, क्योंकि 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होता है। कुछ प्रोटीन का निर्माण हमारे शरीर के अंदर होता है, कुछ जो 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं उससे मिलकर के प्रोटीन का निर्माण होता है। ये जो फंस है, पौधे किस भाग में आते हैं? तो जो फंस है वो टेरिडोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं। ये हो गया टेरिडोफाइटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस तंतु फाइबर का प्रयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए केवलर एक आता है, उसके लिए जो है जिसमें, तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए केवलर फाइबर होता है, उसका यूज किया जाता है। ये पॉलीएमाइड होता है। पॉली जैसे कि पैराफेनिलिन टेरेफ्थामलाइड एक पॉलीएमाइड है, तो उससे जो है वो एक उसी से उसका केवलर उसका एक ब्रांड है, मतलब। तो ये हमारा जो हो गया केवलर, ये एक बहुलक जो है इस सिंथेटिक फाइबर, मतलब केवलर जो है ये ब्रांड है। सिंथेटिक जो फाइबर होता है उसका एक ब्रांड का नाम है। तो उसी से जो है बुलेट प्रूफ जैकेट बनती है। जो हम लोग की बुलेट प्रूफ जैकेट हमारे डिफेंस वाले जो यूज़ करते हैं, हमारे जो सैनिक हैं, जो जवान हैं, वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं ना जो, तो उसमें हमारा केवलर का यूज़ होता है, जो कि एक सिंथेटिक फाइबर का ब्रांड है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैसें क्या है? ग्रीन हाउस गैसें जो हमारे प्लेनेट का जो हमारा जो एटमॉस्फेयर, हमारा क्लाइमेट है, उसको परिवर्तित कर देता है। मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसमें जो है इनमें जो सबसे ज़्यादा एमिशन मतलब जो सबसे ज़्यादा एमिशन होता है, जैसे जलवाष्प हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई, ओजोन हो गया, इन सब के एमिशन से ही ग्रीन हाउस गैस, ये सारी ग्रीन हाउस गैस, इनकी एमिशन से ही हमारे जो एक होता है ना कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर हमको सर्वाइवल के लिए चाहिए होता है, वो ज़्यादा हो जाता है। तो उसी से ग्लोबल हमारा जो पूरा अर्थ है वो और भी ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से इसमें पूछा है कौन सी नहीं है। तो जलवाष्प है, CO2 हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। तो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ओजोन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, CO2 है, जलवाष्प है, ओजोन। देखिए ओजोन मतलब क्या है ना कि एक निश्चित जो हमारी स्ट्रेटोस्फीयर में जो हमारी ट्रोपोस्फीयर में है वो हमारे लिए नुकसान करती है, लेकिन जो एक स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन रहती है वो UV रेस को आने से हमें प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो जो ट्रोपोस्फीयर में होती है ओजोन, वो बैड ओजोन मानी जाती है। वो मानव के लिए, ह्यूमन के लिए, ह्यूमन क्या किसी भी जंतु के लिए, जीव जंतुओं के लिए, लिविंग ऑर्गन्स जितने भी हैं उनके लिए बहुत ही नुकसानदायक है। जो ट्रोपोस्फीयर में, जो स्ट्रेटोस्फीयर में है, वो हमारे जो समताप मंडल में है, वो हमारे लिए अच्छी ओजोन मानी जाती है। जो क्षोभ मंडल में है वो नुकसान होता है उससे। आइए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन है? तो कहते हैं कि जो भारतीय संविधान की जो मूल प्रति है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिखी थी, और वो हाथ से लिखी गई थी। इसमें टाइपिंग और प्रिंट का कोई यूजेस नहीं है उसमें क्या था, और दोनों ही भाषाओं में संविधान की मूल जो प्रति है वो प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा ने लिखा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा भारतीय संविधान को अपने हाथों से लिखा था, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए उसे किसकी मंजूरी की ज़रूरत होती है? तो देश के लिए जो कानून का निर्माण है वो तो संसद करती है। और संसद में जो कौन कौन से सम्मिलित है आप लोगों को पता होगा। संसद में लोकसभा, राज्यसभा, हमारे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, तीनों से मिलकर के हमारी संसद का निर्माण होता है। और जब कहते हैं कि जब मान लीजिए कोई हमें बिल लाना है तो वो पहले विधेयक होता है, और उस विधेयक में जब राष्ट्रपति अपने सिग्नेचर कर देते हैं तो वो बिल हो जाता है। संसद के दोनों सदनों से जैसे विधेयक पारित हो गया, पारित होने के बाद राष्ट्रपति की सहमति मिल गई, उसमें उनके साइन हस्ताक्षर हो गए, तो वो मतलब विधेयक अधिनियम में बदल जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा
दोनों, पहले लोकसभा राज्यसभा दोनों में जो है, दोनों की विधेयक पहले जो कानून बनाने के लिए उससे राज्यसभा लोकसभा दोनों में जाएगा, उसके बाद जो है राष्ट्रपति उसकी सहमति देते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसमें राष्ट्रपति देता तो राष्ट्रपति राइट ऑप्शन हो जाता। अब राष्ट्रपति है नहीं तो लोकसभा राज्यसभा दोनों। 1975 से 77 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस टाइम जो है श्रीमती इंदिरा गांधी जी हमारी देश की प्रधानमंत्री थी, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। और 2 साल जो है 1975 से 77 तक हमारे यहाँ इमरजेंसी लगी थी, आपातकाल। देखिए कुछ समितियाँ थीं पंचायती राज से रिलेटेड, तो उनका सुझाव क्या क्या था। तो बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती पद्धति की बात की थी। अशोक मेहता ने जो है द्विस्तरीय पद्धति की बात की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर एक क्वेश्चन इससे मिलता ही है। एल.एम. सिंघवी जो थी वो स्थानीय स्वशासन पद्धति के बारे में बात करते थे, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एल.एम. सिंघवी स्थानीय स्वशासन पद्धति। जी.वी.के. जो राव थे वो प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार, तो ये इसका सही हो जाएगा। अशोक मेहता जो है द्विस्तरीय पद्धति, बलवंत राय मेहता जो है त्रिस्तरीय। एक बार देख लीजिए, बलवंत राय त्रिस्तरीय पद्धति, अशोक मेहता जो है 2 स्तर की बात की थी उन्होंने, एल.एम. सिंघवी ने स्थानीय स्वशासन पद्धति की बात की थी, जी.वी.के. राव जो है प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार की बात की थी। आइए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्न में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है एक गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था जिससे पूरे इंडिया में जो है सुना जाता था। तो इसमें जो राम मनोहर लोहिया थे वो नियमित रूप से रेडियो पर प्रसारण करते थे, लेकिन जो उषा मेहता थी वो मतलब वो भूमिगत रेडियो, मतलब बहुत ही गुप्त तरीके से वो रेडियो का प्रसारण करती थी। तो इसमें पूछा है कि कांग्रेस रेडियो का प्रसारण, तो इसमें उषा मेहता हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी उसका त्याग कर दिया था? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की घटना हुई थी, उसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा प्रदान की गई थी, इसलिए तो उन्होंने वापस किया। तो नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस कर दी थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जलियांवाला नरसंहार के कारण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन कहाँ आयोजित किए थे? तो लखनऊ में। 1916 में जो एक अधिवेशन हुआ था वहाँ पे देखिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों आपस में मिल गई थी, और वहाँ पे एक जब स्प्लिट हुआ था, सूरत विभाजन 1907 में, जहाँ पे गरम दल और नरम दल भी अलग हो गए थे। यहीं पर आकर 1916 का जो लखनऊ का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, यहीं पर दोनों जो नरम दल और गरम दल दोनों यहाँ मिल गए थे, और मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन संयुक्त अधिवेशन हुआ था, तो लखनऊ हो जाएगा। 1929 में कांग्रेस के किस सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया था, जिसे बाद में संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया था? तो क्या था कि 1929 में कांग्रेस का जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था वहाँ पे ये था कि 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, पूर्ण स्वराज के रूप में तय किया गया था, जिसे कहा गया था कि अब हम इस तारीख को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। लेकिन फिर हम लोग देखिए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो 26 जो जनवरी का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण था, तो इसलिए अब 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे, इसलिए 26 जनवरी को भी कुछ ना कुछ हमें करना था। तो 26 जनवरी को जो है हमारा जो संविधान था लागू हो गया था, इसलिए 26 जनवरी का दिन आज हम लोग गणतंत्र के रूप में याद करते हैं। तो ये लाहौर हो जाएगा इसका ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मैचिंग के लिए है महात्मा गांधी दांडी मार्च, जवाहरलाल नेहरू जो है लाहौर का जो कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग, खान अब्दुल गफ्फार खान लाल कुर्ती अभियान, वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह। तो एक बार इसको फिर से देख लीजिए। महात्मा गांधी दांडी मार्च, जवाहरलाल नेहरू का संबंध जो है लाहौर के कांग्रेस पूर्ण स्वराज से था, खान अब्दुल गफ्फार खान का संबंध लाल कुर्ती अभियान से था, वल्लभ भाई पटेल का संबंध बारदोली सत्याग्रह से था जो कि 1928 में था। इसमें सही मिलान, उचित मिलान की विकल्प की पहचान करना है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, जो कि 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और इसमें बाकी सारे गलत हैं। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद से संबंधित थे, दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना, तो सारे गलत हो जाएंगे। ये हमारा सही हो जाएगा। किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? तो चैत्य बौद्ध धर्म में भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था। चैत्य का अर्थ है जैसे कि
उसमें एक समाधियाँ बना दी जाती हैं, उसी में चैत्य और मतलब उसको चैत्य और स्तूप भी कहा गया है। जैसे मान लीजिए किसी वहाँ किसी के अवशेषों की जो जो अवशेष बचते थे उसको जलाने के बाद वहाँ पे एक स्तूप चैत्य बना दिया जाता था। और बिहार था आवास, मतलब जहाँ पे थोड़े जो भिक्षु थे वो आराम करते थे, वो बिहार था। इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टाइम पे जो है डफरिन जो था वो वायसराय था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और उस टाइम जो है डफरिन वायसराय था। और इसने ही कांग्रेस का मजाक उड़ाया था, क्या कह करके, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। डफरिन ने क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डफरिन था उसने कांग्रेस को अल्पसंख्यकों का, सूक्ष्म अल्पसंख्यकों की एक संस्था है। तो किसने कहा था? ये डफरिन ने कहा था। और राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय डफरिन ही वायसराय था। तो डफरिन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं? तो हरियाणा में हमारा मिला है, राजस्थान में मिला है, गुजरात में, उत्तराखंड में नहीं मिला है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड। गुजरात में लोथल था, सबसे प्रसिद्ध हड़प्पा कालीन नगर था। हरियाणा में राखीगढ़ी है, राजस्थान में कालीबंगा, उत्तराखंड में कोई नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सही कूट का मिलान करना है। अशोक प्रियदर्शन, समुद्रगुप्त पराक्रमांक, स्कंदगुप्त क्रमादित्य, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। एक बार फिर से देख लीजिए। अशोक प्रियदर्शन के नाम से थे, समुद्रगुप्त की पराक्रमांक, चंद्रगुप्त सेकंड की विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त की क्रमादित्य, ये उनकी उपाधियां थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल लिंगानुपात क्या होता है? चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है? तो इसमें क्या है, 0 से 6 आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। देखिए जो बाल लिंगानुपात होता है वो 0 से, मतलब जो न्यू बॉर्न बेबी है, जो अभी नया नया बेबी हुआ है, वो तब से लेकर के और 6 वर्ष की अवस्था तक में जो है प्रति 1000 लड़कों में, मतलब 1000 पुरुषों में कितनी लड़कियों की संख्या है, उसको जो है बाल लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक, कितने, 0 से लेकर 6 आयु वर्ग में प्रति 1000 लड़कों, मतलब पुरुषों, क्या लड़कों की प्रति 1000, लेकिन पुरुषों की ही बात आती है, प्रति 1000 पुरुषों में जितनी भी अगर लड़कियों की संख्या है तो वो हमारा बाल लिंगानुपात हो जाता है। और पहले जो है 2001 में जो है हमारा जो चाइल्ड सेक्स रेशियो था वो 927 था भारत का। अब 2011 की जो सेंसस है उसके बेसिस पे जो है 919 हो गया है, बहुत ही घट गया है। लेकिन गवर्नमेंट थोड़ा सा प्रयास थोड़े कर रही है, इससे थोड़ा सा सेक्स रेशियो उसमें सुधार आएगा, क्योंकि हरियाणा में भी अब काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। वहाँ पे ज़्यादा, सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो वहाँ बहुत कम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 0 से 6 आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, बाल लिंगानुपात। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? तो सबसे ज़्यादा जो भारत के पश्चिम बंगाल जो राज्य है वहाँ पे मैंग्रोव वन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसको सुंदर वन भी कहते हैं, सुंदर वन, सुंदरी वन जो है कहते हैं। तो 2021 की जो हमारी जो भारतीय वन रिपोर्ट जो थी, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन जो है वेस्ट बंगाल, हमारा पश्चिम बंगाल में, सेकंड में गुजरात में, थर्ड में अंडमान निकोबार में। आपको सिर्फ 1-2 याद रखने हैं बस, ज़्यादा नहीं। पर हाँ, सबसे ज़्यादा जो है पश्चिम बंगाल में, उसके बाद जो है गुजरात में, उसके बाद अंडमान निकोबार में, फिर आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र, इतना नहीं जाना है, पर 2-3 याद रहता है तो थोड़ा ज़्यादा सही रहता है। फर्स्ट में हमारा वेस्ट बंगाल हो गया, सेकंड में हमारा जो है उड़ीसा, सेकंड में हमारा गुजरात हो गया, थर्ड में हमारा अंडमान निकोबार हो गया। भारत में किस नदी को दिहांग भी कहा जाता है? तो भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है, वो भारत में जो, जैसे हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, जब वो भारत में एंटर करती है तो दिहांग के नाम से प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। फिर जब वही नदी जब असम में पहुंचती है तब वो ब्रह्मपुत्र के नाम से, तो असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से, और फिर वो जब बांग्लादेश में जब जाती है तो वो जमुना नाम से, असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से, और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी उसका नाम पड़ता है। और ब्रह्मपुत्र के नदी का ओरिजिन कहाँ से है? तो तिब्बत के पठार में तिब्बत के पठार से वो निकलती है, मानसरोवर से। तो तिब्बत के पठार से जहाँ पे तिब्बत पे जब रहती है तो सांगपो नदी, अरुणाचल में आती है तो दिहांग, असम में आती है तो ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जाती है तो जमुना। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें देखते हैं दिहांग जो है ब्रह्मपुत्र। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा बांध महाराष्ट्र में स्थित है? तो कोयना बांध जो है हमारा महाराष्ट्र राज्य में कोयना नदी पर निर्मित है, और कोयना नदी जो है महाबलेश्वर से ही निकलती है। तो महाराष्ट्र में जो है कोयना बांध स्थित है। और ये जो अलमट्टी बांध है, अलमट्टी बांध जो है कर्नाटक में कृष्णा नदी जहाँ निकलती है, कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध बना है। मेचूर बांध हमारा कावेरी नदी पे, जो कि तमिलनाडु में है। एक बार फिर से देख लीजिए, कोयना बांध हमारा महाराष्ट्र में कोयना नदी पर है, और ये जो बीसलपुर बांध है हमारा,
बीशलपुर बांध हमारा राजस्थान में बनास नदी पर है, और अलमट्टी बांध जो है कृष्णा नदी पर है, और ये जो है मेच्चूर बांध जो है वो कावेरी नदी पे तमिलनाडु में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस यूसीएस में लगभग ये इससे बहुत से क्वेश्चन बने हुए हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता दे रही हूँ। सारगैसो सागर कहाँ पे स्थित है? तो सारगैसो जो है हमारा, ये देखिए ऑप्शन ये है नॉर्थ अटलांटिक महासागर में। सारगैसो सागर जो है घास है, तो उस घास के नाम पे इसका नाम पड़ गया है सारगैसो सागर। तो ये नॉर्थ अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कैपिटल राज्य और उसकी राजधानी, ये तो आप सभी को पता होगा, अब इसमें क्या, लेकिन एक बार देख लीजिए। सिक्किम गंगटोक है, तमिलनाडु चेन्नई है, नागालैंड कोहिमा है, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देश और मुद्रा है, तो स्विट्जरलैंड की क्या है? फ्रैंक। स्विट्जरलैंड की फ्रैंक है। दक्षिण अफ्रीका की रैंड है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल। तो ऐसे याद कर लीजिए कि मान लीजिए सबका एक ड्रीम होता है कि हमको स्विट्जरलैंड जाना है, ड्रीम लैंड है ना स्विट्जरलैंड, तो एकदम फ्रैंक अच्छे रहोगे, एकदम अच्छे से बिल्कुल फ्रैंक रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे, तो स्विट्जरलैंड जाने का मौका तो मिल ही जाएगा। ऐसे करके याद कर लीजिए तो कन्फ्यूजन नहीं होगी। स्विट्जरलैंड फ्रैंक, दक्षिण अफ्रीका रैंड, पराग्वे जो है वो गुआरानी इसकी मुद्रा है, इरिट्रिया की नाकफा। एक बार फिर से देख लीजिए, इरिट्रिया की नाकफा है, पराग्वे की गुआरानी है। जैसे पराग्वे गुआना उधर है ना, दक्षिण अमेरिका, वो दक्षिण अमेरिका जो कॉन्टिनेंट हमारा है दक्षिण अमेरिका, तो वहाँ पे एक गुआना है, पराग्वे गुआना, तो उसी से आप याद कर सकते हो इसको कि इसकी जो मुद्रा है वो पराग्वे की गुआरानी है, दक्षिण अफ्रीका की रैंड है, स्विट्जरलैंड की फ्रैंक है, इरिट्रिया की नाकफा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब इसमें कुछ हिंदी के क्वेश्चंस आ गए हैं। तो बैल न कूदे कूदे तंगी कहावत का जो अर्थ है वो उस क्या होगा? स्वामी के बल पर सेवक का साहस। बैल न कूदे कूदे तंगी, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वामी के बल पर सेवक का साहस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो ये शुद्धियाँ शुद्धियाँ वाला है, इसमें बताना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो विस्मरण जो है हमारा राइट है, ऐसे लिखते हैं। हितैषी भी हमारा सही है, उज्ज्वल हमारा गलत है, उज्ज्वल ऐसे लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे उज्ज्वल, इसमें देखिए गलत लिखा हुआ है। तो विस्मरण और हितैषी हमारा सही हो जाएगा। अधोगति उज्ज्वल की जो अधोगति, इसमें देखिए अधोगति, इसमें बड़ा ती की मात्रा लगी, इसमें छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए, ये भी गलत है, उज्ज्वल भी गलत है। तो विस्मरण और हितैषी हमारा सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो पढ़ने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द है अपठनीय, जिसकी कल्पना ना की जा सके अकल्पनीय, जिसे कहा ना जा सके वो अकथनीय होता है। धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो शर शब्द जो है धनुष का पर्यायवाची नहीं है। शर जो है ये बाण का पर्यायवाची होता है। धनुष के पर्यायवाची कौन से? जैसे कोदंड हो गया, चाप हो गया, शरासन हो गया, धनु, कमान, विशिख, शान, विशिखासन जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इनमें धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? शर नहीं है, बाकी चाप, कोदंड, शरासन ये सारे धनुष के पर्यायवाची हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नश्वर का विलोम कौन सा है? तो नश्वर का विलोम जो है शाश्वत होता है, आदर का विलोम निरादर, अनियमित का नियमित, और अमर का विलोम जो है वो मर्त्य होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों ये हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ गए। मार्च 2023 में अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था? तो जो भारत सरकार, ये मार्च 2023 में जो अडानी हिंडनबर्ग मामला जो था उसकी जांच के लिए जो पूर्व न्यायाधीश थे एम शप्रे की अध्यक्षता में 6 समितियों का गठन किया गया है। तो अभय एम शप्रे की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। फरवरी 2023 में भारत सरकार द्वारा तुर्की एवं सीरिया में आए भीषण भूकंप में चलाए गए अभियान का नाम क्या था? तो इसका जो नाम था ऑपरेशन दोस्त के नाम से अभियान चलाया गया था। तो ऑपरेशन दोस्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो जो 2880 मेगावाट की जो दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना है वो अरुणाचल प्रदेश के दिबांग नदी पर स्थापित की जा रही है, जिसके पूर्ण होने पे इस भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी। तो दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना जो है अरुणाचल प्रदेश में बनाई जा रही है। जो अभी हमने डिस्कस किया था, दिबांग नदी जो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र के नाम से है, ब्रह्मपुत्र नदी दिबांग के नाम से है, दिहांग के नाम से है, सॉरी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 64 देखते हैं क्वेश्चन।
हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता था? तो जो हॉकी विश्व कप 2023 का इसका आयोजन कहाँ हुआ था? उड़ीसा, भुवनेश्वर में। देखिए वहाँ की जो नवीन पटनायक वहाँ के सीएम है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था हॉकी को। जब कोई स्टेट उसको स्पॉन्सर नहीं कर रहा था, तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया था। देखिए हमने फिर वो सबसे बड़ा आयोजन भी हमारा हुआ था विश्व का, हॉकी विश्व कप 2023 का। तो इसका जो आयोजन हुआ था वो उड़ीसा में हुआ था, और इसमें जो फाइनल मुकाबले में जर्मनी ने बेल्जियम को पराजित करके विश्व कप का खिताब जीता था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जर्मनी ने जीता था बेल्जियम को हरा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2021 के लिए उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का सर्वोच्च विश्व भारती पुरस्कार कौन सा है? तो प्रयागराज में जो प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को प्रदान किया गया था। इस प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का सर्वोच्च विश्व भारती पुरस्कार हरिदत्त शर्मा को मिला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में भारत के किस शहर में विश्व का पहला पामलीफ ताड़ का पत्ता पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है? तो ये जो है हमारा केरल में स्थित तिरुवनंतपुरम जो है वहाँ पे खोला गया है, तिरुवनंतपुरम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड किसने लिखी है? तो ये पुस्तक जो है नीरजा चौधरी ने लिखी है। इसका राइट ऑप्शन नीरजा चौधरी, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। जुलाई 2023 में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी जो है IECC का उद्घाटन किया गया है। इसकी स्थापना कहाँ की गई है? तो ये प्रधानमंत्री मोदी ने जो इसकी स्थापना की थी नई दिल्ली में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नई दिल्ली। तो IECC जो है अब इसका नाम जो है भारत मंडपम अब इसका कर दिया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन नई दिल्ली हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों थोड़ा तबियत नहीं ठीक लग रही है, लेकिन आप लोगों के कहने पे मैंने शुरू किया है, नहीं तो मैं कल बनाती। उत्तर प्रदेश की कौन सी परियोजना प्रदेश की पहली अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट है? ये ओबरा डी जो है तापी परियोजना ये है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। यही अभी प्रैक्टिस सेट ही कराएंगे 2-3 दिन जो भी है, और फिर कुछ और करंट अफेयर्स जो बचे हुए हैं वो करा दूंगी। बाकी आप लोग कमेंट करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अगर जो आप लोग कमेंट्स प्लीज़ इस अब यहाँ से ये मतलब छोड़ मत दीजिएगा, मैं आपके लिए इतना मेहनत करती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट किया करिए। मतलब इससे ना मुझे पता चले, मैं दिग्भ्रमित ना हूँ कि हाँ मतलब मैं सही दिशा में काम कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो फिर मिलते हैं फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।